हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों का स्टडी विद सुधाकर चैनल में स्वागत करता हूं। अगली क्लास के लिए हम तैयार हैं। बात करते हैं कि जस्ट हमने पिछली क्लास में अपने देखा था कि हमने उत्तरी अमेरिका के बारे में कुछ अध्ययन किया था, खास करके उत्तरी अमेरिका का पार्ट 1। यह उत्तरी अमेरिका की क्लास 2 है, यानी पार्ट 2 है। अगर बात किया जाए तो पिछली क्लास में हमने देखा था, सभी लोगों ने देखा होगा कि उत्तरी अमेरिका के चारों तरफ फैला हुआ कौन कौन सा जलीय क्षेत्र है। अगर उन जलीय क्षेत्रों की बात के बाद अगले टॉपिक पर हम आते हैं तो उत्तरी अमेरिका का आंतरिक फिजिकल रीजन होगा, या आंतरिक कौन कौन से पार्ट होंगे उस पर चर्चा करेंगे। आज के क्लास में हम देखते हैं, आपके सामने बोर्ड पर उत्तरी अमेरिका का मैप बना हुआ है। अगर अब क्लास की शुरुआत किया जाए, 1 मिनट का रिवीजन करता हूँ। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। पूरब में कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। उत्तर में आर्कटिक महासागर। 3 महासागरों से घिरा हुआ यह महाद्वीप है। कनाडा सबसे बड़ा देश होगा, दूसरा यूएसए सबसे बड़ा देश होगा। अलास्का यूएसए का ही एक राज्य है जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में, और यूएसए में वर्तमान में 50 राज्य हैं। अब बात करते हैं, अगर हम अलास्का में आते हैं तो अलास्का में आए तो अलास्का में दक्षिण की तरफ एक पर्वत श्रृंखला है। उस पर्वत श्रृंखला का नाम है अलास्का रेंज। अलास्का श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? अलास्का रेंज। जस्ट अलास्का में ही उत्तर की तरफ आएंगे तो एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है ब्रुक्स रेंज। यानी ब्रुक्स पर्वत श्रेणी। उत्तर में ब्रुक्स रेंज, दक्षिण में अलास्का रेंज। अब इस अलास्का रेंज में ही एक पर्वत चोटी है, माउंटेन चोटी है, जिसका नाम है माउंट मैकिनले। मैकिनली कहिए या मैकिनले कहिए। यह जो माउंट मैकिनले है, अगर इसकी बात किया जाए तो यह उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। बिल्कुल याद रखना है कि माउंट मैकिनली उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 6194 मीटर के आसपास है। 6194 मीटर इसकी ऊंचाई है। जस्ट इसके बाद अगर हम बात करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो यह कनाडा हो गया, कनाडा और यूएसए। तो कनाडा और यूएसए में एक लंबी पर्वत श्रृंखला लगभग पश्चिम की ओर, मध्य पश्चिम की ओर फैली हुई है, जिसका नाम है रॉकी माउंटेन्स। रॉकी पर्वत श्रेणी लगभग पश्चिम की तरफ फैली हुई, मध्य से पश्चिम की तरफ फैली हुई एक कनाडा और यूएसए में लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसका नाम है रॉकी माउंटेन्स, रॉकी पर्वत श्रेणी। याद रखना है कौन सी श्रेणी है? रॉकी पर्वत श्रेणी। इस रॉकी पर्वत श्रेणी की विशेषता क्या है कि यह लगभग 4800 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। कितना लंबाई में फैली हुई है? 4800 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है, और उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। क्लियर है? इस रॉकी पर्वत श्रृंखला के हम पश्चिम की तरफ आते हैं तो किनारे किनारे एक खंडित पर्वत श्रेणी है जो कनाडा और यूएसए में फैली हुई है, जिसे हम कोस्ट रेंज कहते हैं। क्या नाम देते हैं? कोस्ट रेंज। याद रखना है, रॉकी से एकदम तटीय किनारे पर फैली हुई लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसे कोस्ट रेंज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगर हम रॉकी और कोस्ट रेंज के मध्य में यूएसए में आते हैं तो यूएसए में यहाँ पर अगर देखिएगा तो मध्य में 2 पर्वत श्रेणियां मौजूद हैं जो महत्वपूर्ण हैं।
अगर आपके पास एटलस अवेलेबल है तो कृपया आप सभी लोग जरूर से जरूर एटलस खोल लें और एटलस में देखते हुए चलें। नॉर्थ अमेरिका का मैप खोलें, फिजिकल मैप खोलिएगा, भौतिक मानचित्र खोलिएगा और भौतिक मानचित्र में देखते चलिएगा। तो रॉकी माउंटेन्स यानी रॉकी पर्वत श्रेणी और कोस्ट रेंज के मध्य में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है कास्केड। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? कास्केड पर्वत श्रेणी है। कास्केड पर्वत श्रेणी के दक्षिण में अगर बात किया जाए तो एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है सियरा नेवादा। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? सियरा नेवादा। तो रॉकी और कोस्ट के मध्य में यूएसए में कास्केड हो गई और सियरा नेवादा हो गई। अब अगली बात आपको यह ध्यान रखना है कि अगर बात किया जाए यहाँ पर तो रॉकी और कास्केड और सियरा नेवादा और कास्केड जैसे कोस्ट रेंज के मध्य में का जो भी पर्वत श्रृंखलाएं या हिल्स स्थित है उन सभी को मिला करके एक नाम दिया जाता है और वह कहा जाता है पूरी पर्वत श्रृंखलाओं को पश्चिमी कॉर्डिलेरा। विशेष तौर से ध्यान रखिएगा कि रॉकी कोस्ट रेंज के मध्य में और रॉकी और कोस्ट को मिला करके सारी पर्वत श्रृंखलाओं को, पर्वत श्रेणियों को हम एक साथ पश्चिमी कॉर्डिलेरा के नाम से जानते हैं। यह विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है कि पश्चिमी कॉर्डिलेरा शब्द का प्रयोग केवल उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की पर्वत श्रेणियों के नाम के आगे किया गया है। बाकी विश्व की किसी भी पर्वत श्रेणी के आगे या पीछे आपके पश्चिमी कॉर्डिलेरा का प्रयोग नहीं किया गया है। खास करके ये पश्चिम की तरफ फैली हुई पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इसलिए पश्चिम जुड़ा हुआ है। कॉर्डिलेरा से तात्पर्य हुआ कि कई पर्वत श्रृंखलाओं की श्रृंखलाएं जो खास करके वलित पर्वत श्रृंखलाएं हैं, मोड़दार पर्वत श्रृंखलाएं हैं, फोल्डेड माउंटेन्स का उदाहरण है। ठीक है, तो क्या हुआ? पश्चिमी कॉर्डिलेरा हुआ। अब आइए, इसके बाद अगर हम आते हैं तो यूएसए में पूरब की तरफ लगभग कनाडा में भी खंडित रूप में फैली हुई, खास करके यूएसए में फैली हुई एक पर्वत श्रृंखला है जिसे जरूर ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इस पर्वत श्रेणी का नाम है अपलेशियन। कौन सी पर्वत श्रेणी है? अपलेशियन पर्वत श्रेणी है। यह जो चिन्ह प्रयोग होता है ये पर्वत श्रेणियों के लिए प्रयोग होता है, मानचित्र में ध्यान रखना है। अपलेशियन पर्वत श्रेणी है। अपलेशियन पर्वत श्रेणी की अगर बात किया जाए तो यह उत्तरी अमेरिका की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अब निश्चित सी बात है, अगर यह सबसे प्राचीन है, सबसे पुरानी है, अपलेशियन पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, अगर यह सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है तो यह निश्चित हो जाता है कि प्राचीन है तो समय के साथ इसमें परिवर्तन हुआ होगा। मौसम का परिवर्तन, मौसम का प्रभाव हुआ होगा, ताप का प्रभाव हुआ होगा, वर्षा का प्रभाव हुआ होगा, हवाओं का प्रभाव हुआ होगा और साथ में मानवीय जीवन और पशु जीवन या एक तरीके से कहा जाए भौतिक वातावरण का प्रभाव हुआ होगा। इन सारे प्रभावों के कारण वर्तमान में यह अपलेशियन पर्वत श्रेणी टुकड़ों में धीरे धीरे खंडित हो गई है, यानी घिस पिट गई है समय के साथ। हजारों लाखों वर्ष पुरानी होने के कारण धीरे धीरे घिस पिट गई है, इसलिए वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। क्या है? अवशिष्ट पर्वत श्रेणी, रेजिडुअल माउंटेन्स का उदाहरण है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रेजिडुअल माउंटेन्स? यानी अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला का अगर परिभाषा की बात किया जाए तो परिभाषा क्या होगी? कैसी प्राचीन पर्वत श्रेणियां जो वर्तमान में घिस पिट गई हैं, अपने अंतिम अवशेष रूप में बची हुई हैं, उन्हें हम अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। तो किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? अवशिष्ट पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। क्लियर है? एक बार आप सभी लोग यह मानचित्र बना लें। मैं 10-15 सेकंड का आपको टाइम देता हूँ, ठीक है? मैं पीछे हो जाता हूँ, आप सभी लोग बना लीजिए मानचित्र।
और मानचित्र बना करके इसे अपनी कॉपी पर नोट भी कर लीजिएगा ऐसे, फिर आगे चलते हैं कंटिन्यू। प्लीज नोट डाउन। बना लिया आप सभी ने? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये अपलेशियन पर्वत श्रेणी हो गई, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। साथ में आज याद रखिएगा कि इस पर्वत श्रेणी के पूरब की तरफ, पूरब में इधर, पूरब की तरफ एक तरीके से ऊंचाई से पानी गिरता है कई जगह पर, यानी झरने के रूप में मौजूद है चीजें। और जब पानी गिरता है तो निश्चित सी बात है कि अगर हम जल विद्युत ऊर्जा की बात करें तो जल विद्युत ऊर्जा के लिए उस पानी के नीचे टरबाइन लगा दिया गया है। टरबाइन लगाने का क्या हो रहा है? टरबाइन चल रहा है, जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन हो रहा है। तो यहाँ पर एक श्रृंखला बन जाती है जो जल विद्युत ऊर्जा के लिए उत्पादन है, वो उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जिसे हम फॉल लाइन कहते हैं। फॉल लाइन, प्रपात रेखा। तो प्रपात रेखा याद रखना है कहाँ है? अपलेशियन पर्वत श्रृंखला के नजदीक पूरब की तरफ। दूसरी बात याद रखना है किस लिए प्रसिद्ध है? जल विद्युत ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ? उत्तरी अमेरिका में। साथ में इस अपलेशियन पर्वत श्रेणी के आसपास यहाँ पर कोयला मौजूद है, यानी कोयले के भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं, तो कोयले का उत्पादन भी यहाँ पर होता है। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसी अपलेशियन पर्वत श्रेणी का संबंध ब्लू रिज से है। ब्लू रिज यानी ब्लू माउंटेन्स का संबंध भी आपके अपलेशियन पर्वत श्रेणी से ही है। यह भी ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और यहाँ पर मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि अगर बात किया जाए तो ये क्या है? हडसन की खाड़ी है, हडसन बे है। हडसन की खाड़ी है। अब हडसन बे के चारों तरफ यहाँ पर यह जो क्षेत्र फैला हुआ है, यह कहलाता है कनाडियन शील्ड। क्या कहलाता है? कनाडियन शील्ड। अगर हम इस कनाडियन शील्ड की बात करें तो यह कनाडियन शील्ड का जो क्षेत्र है, यह कनाडा का सबसे प्राचीन भूभाग है, या कह सकते हैं उत्तरी अमेरिका का सबसे प्राचीन भूभाग है। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे प्राचीन भूभाग, सबसे पुराना भू क्षेत्र होने के साथ साथ यहाँ पर धातु भंडार है। धातुओं में भी महंगी धातुओं का, सोना चांदी जैसी चीजों का यहाँ पर भंडार पाया जाता है, लेकिन उत्पादन नहीं हो पाता। उत्पादन न होने के कारण पीछे क्या है, यह धीरे धीरे आर्कटिक की तरफ हो जाता है, तो यहाँ पर हमेशा लगभग बर्फ जमी रहती है। तो ड्यू टू द रीजन ऑफ टिपिकल एटमॉस्फेयर या टिपिकल क्लाइमेट, वी कांट प्रोडक्ट दिस टाइप्स ऑफ मेटल्स। यानी कुल मिलाकर के बात किया जाए तो यहाँ पर हम धातु भंडार होने के बाद भी उत्पादन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो प्राकृतिक वातावरण है, मौसम का वातावरण है, वो अनुकूल नहीं है, यानी प्रतिकूल वातावरण के कारण यहाँ पर उत्पादन नहीं होता, भंडार पाया जाता है। भविष्य में हो सकता है हमारी तकनीकी काफी आगे डेवलप हो जाए, विकसित हो जाए, तो यहाँ पर उत्पादन शुरू हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब आइए, इसके बाद अगर बात किया जाए तो कल मैंने बताया था सामान्य रूप में, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, कि कनाडा और यूएसए के मध्य में ये जो 49 डिग्री की रेखा है, यानी बॉर्डर लाइन है, इस बॉर्डर लाइन पर 5 झीलें मौजूद हैं। उन 5 झीलों को हम महान झील या ग्रेट लेक्स के नाम से जानते हैं। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आइए अगला टॉपिक इसी में हम ग्रेट लेक्स के बारे में देख लेते हैं। उसका मानचित्र थोड़ा सा साइड में बना करके देख लेंगे, ज्यादा बेहतर होगा।
ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, स्टॉप करके मैं डिलीट कर रहा हूँ, मिटाता हूँ। अब देखिए, ये हमारा हो गया बॉर्डर कनाडा और यूएसए का। उत्तर की तरफ कनाडा, दक्षिण की तरफ यूएसए। इसमें मैंने आपको बताया कि 5 झीलें मौजूद हैं। ये 5 झीलें हो गई। इन 5 झीलों में अगर बात किया जाए तो यह झील है आपकी सुपीरियर। सुपीरियर की बात अगर बात करें मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी, ऑन्टेरियो या ओंटारियो, ये 5 झीलें हैं। कौन कौन सी झीलें हो गई आपकी? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो, ये 5 झीलें हैं। इन 5 झीलों को हम ग्रेट लेक्स के नाम से जानते हैं, महान झीलों के नाम से जानते हैं। अब नेचुरल रूप में यह झीलें एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं थी। समय के साथ इनमें जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट बढ़ा, 5 के बीच में नहर बनाई गई और नहरों के माध्यम से इसे आपस में जोड़ दिया गया, यानी कोई ना कोई तकनीकी ज्ञान के द्वारा इसे जोड़ने का प्रयास किया गया। तो वर्तमान में यह 5 झीलें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहली बात ध्यान रखना है, इनमें सुपीरियर जो झील है वो सबसे बड़ी है क्षेत्रफल में। साथ में इन सभी झीलों का जो पानी है वो फ्रेश वाटर लेक है, यानी ताजा पानी है, मीठा पानी है, शुद्ध पानी है। इसमें अगर बात करें तो जो सुपीरियर है, सुपीरियर का पानी सबसे ज्यादा फ्रेश है। तो फ्रेश होने के कारण, क्षेत्रफल में बड़ी होने के कारण यह विश्व की, याद रखिएगा केवल अमेरिका की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। याद रखना है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर है। कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है। किन 2 देशों के मध्य है? कनाडा और यूएसए के मध्य है, ध्यान रखना है। इसके बाद अगर बात करें, मैंने कहा इन सभी 5 झीलों को आपस में जोड़ा गया है नहर बना करके। वो नहर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। आइए, सबसे पहले सुपीरियर और ह्यूरॉन को जोड़ा गया है जिस नहर के द्वारा, उसका नाम है सू नहर, सू कैनाल। कौन सी नहर? सू नहर, यानी सुपीरियर और ह्यूरॉन को जोड़ा गया है सू नहर के द्वारा। अगली बात अगर बात करें तो ह्यूरॉन और ईरी को जोड़ा गया है वेलिंगटन नहर के द्वारा। ध्यान रखिएगा, कौन सी नहर? वेलिंगटन। ह्यूरॉन और ईरी को जोड़ने का काम कौन सी नहर कर रही है? वेलिंगटन नहर कर रही है, नोट डाउन कर लीजिएगा। जस्ट इसके बाद ईरी और ओंटारियो की बात करें, इन दोनों के मध्य में एक जलप्रपात है जो विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जलप्रपात है, उसका नाम है नियाग्रा। कौन सा जलप्रपात है? नियाग्रा जलप्रपात है। नियाग्रा जलप्रपात की विशेषता, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात किस महाद्वीप में हो गया? उत्तरी अमेरिका में।
किन दो देशों के मध्य हो गया? कनाडा और यूएसए के मध्य हो गया। तो नियाग्रा जलप्रपात ईरी और ओंटारियो के मध्य में मौजूद है। क्लियर है? ध्यान रखना है। अब कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है कि अगर हम पश्चिम से पूरब जाएं या पूरब से पश्चिम जाएं तो नहरों के क्रम में अगर बात किया जाए तो कौन कौन सी नहरें हैं जो क्रम में आएंगी। तो इनका क्रम भी ध्यान रखिएगा कि अगर हम पश्चिम से पूरब जा रहे हैं, ठीक है, कैसे हम मूव कर रहे हैं? पश्चिम से पूरब। तो पश्चिम से पूरब जाने में इन नहरों का क्रम क्या है? तो सबसे पहले सुपीरियर, सुपीरियर के बाद मिशिगन, याद रखना है, ह्यूरॉन नहीं, क्योंकि इसके बाद अगर हम ऐसे चलेंगे तो हमारा इसका क्षेत्र टच कर जाएगा, ठीक है। मिशिगन, फिर ह्यूरॉन, फिर ईरी और उसके बाद ओंटारियो। ये इनका पश्चिम से पूरब क्रम हो गया, ध्यान रखना, पश्चिम से पूरब, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से अगर बात करें तो सबसे पहले सुपीरियर, फिर मिशिगन, फिर ह्यूरॉन, फिर ईरी, फिर ओंटारियो। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी सुपीरियर। सुपीरियर की विशेषता विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। जस्ट इसके बाद अगर बात करें तो इन नहरों का पानी आगे चल करके एक नदी का रूप लेता है या नदी की तरह आगे चल करके यह जुड़ती है किससे? अटलांटिक महासागर से। और अटलांटिक महासागर से जब नदी जुड़ती है तो उस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी। तो सेंट लॉरेंस नदी का संबंध महान झीलों से है। और सेंट लॉरेंस नदी जब यहाँ पर, अब यहाँ पर आइए समझिए, सेंट लॉरेंस नदी जब ऐसे जुड़ जाती है यहाँ पर, तो ये पूरा क्षेत्र यानी ये 5 झीलों का क्षेत्र अगर बात किया जाए तो ये 5 झीलों का क्षेत्र और सेंट लॉरेंस नदी का क्षेत्र मिलकर के एक लंबा आंतरिक जलमार्ग का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? आंतरिक जलमार्ग का निर्माण करते हैं। और यह जो जलमार्ग बनता है यह विश्व का सबसे लंबा, याद रखना है, यह जलमार्ग विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। कौन सा? सेंट लॉरेंस नदी और महान झीलों वाला जलमार्ग जो अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है, विश्व का सबसे लंबा जलमार्ग बनाता है और व्यापारिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वर्तमान में अगर परिवहन का सबसे सस्ता साधन कोई मौजूद है इस विश्व पटल पर तो वह जल परिवहन ही है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि विश्व का सबसे सस्ता और सुलभ साधन कौन सा हो सकता है? तो जलमार्ग हो सकता है, जल परिवहन हो सकता है। तो यह जलमार्ग बनाता है जो विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। क्लियर है? कहाँ से जुड़ता है? अटलांटिक महासागर से जुड़ता है। क्लियर है? तो दोस्तों मित्रों, यह आपके सामने यह पटल रहा, इसे पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हैव अ गुड डे। अगर मेरी क्लासेस आप लोगों को अच्छी लगती हैं, समझ में आ रही हैं, बेहतर लग रही हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें जिससे कंटिन्यू आपको वीडियो मिलती रहे। आगे अगर बात करते हैं तो कंटिन्यू आपकी यह टॉपिक चलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैव अ गुड डे। अपने दोस्तों को भी बताएं वीडियो के बारे में, ठीक है। अगले जल्दी ही दूसरे टॉपिक के साथ भी इस टॉपिक के अगले खंड के साथ तो मिलेंगे ही, साथ में दूसरा सब्जेक्ट भी जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।